गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और जो मैं आपको आज डिस्कस कर रहा हूँ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो उसके की हाइलाइट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरा कोड डिस्कस करूंगा और इस सीरीज़ के अंदर पूरी मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन होगा। बेसिकली आप मेन मेन पॉइंट जो कि नटशेल में कह सकते हैं कि आपको पता होनी चाहिए कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या है। बेसिकली पहले कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी डिफरेंट 9 एक्ट से उसको अमेलगमेट किया गया। उसको अमेलगमेट करके 9 एक्ट, कौन कौन से हमारे 9 एक्ट थे उसमें, हमारा जो जो कोड था एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट एक एक्ट था हमारा, एक एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट यानी ESIC का एक्ट था, एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट था हमारा, और हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959 था। उसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 था। उसमें पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 था। और सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981 था। और एक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1996, जो ये आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं जिसमें सेस करता है 1%, वो वाला। और ऐसे ही एक और एक्ट था हमारा अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इन सबको अमेलगमेंट करके एक द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक नया कोड बना दिया गया है। उस कोड के अंदर मेन मेन मैं आपको नटशेल में बताना चाहूँगा कि क्या क्या है उसकी एप्लीकेबिलिटी। जो हमारे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के जो एप्लीकेबिलिटी है, मतलब कब वो होता है, नॉर्मली देखा जाता है जो जिस इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 और मोर वर्कर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के अंदर कवर, उसमें वो कवर हो जाता है इस्टेब्लिशमेंट। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए जहाँ पे 10 और मोर पर्सन हैं वो उसके अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर, ESIC एक्ट के अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट कवर होता है। ऐसे हमारे ग्रेचुटी एंड मैटरनिटी बेनिफिट, तो इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर जो हमारा क्या क्या होता है, ग्रेचुटी क्या है और मैटरनिटी बेनिफिट क्या है। जैसे फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनीज हैं, उसके अंदर 10 और मोर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं या तो हों या पहले थे कभी, यानी एक बार हो गए तो हमेशा के लिए वो हो जाते हैं। उसके लिए ग्रेचुटी बेनिफिट और ये हमारा मैटरनिटी बेनिफिट सब किसके लिए लग जाता है। जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन में क्या जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन जो होता था हमारा, जो इट अप्लाइज टू द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, जिसमें जो चैप्टर 4 है जिसमें डज नॉट अप्लाई होता है वो सेकंड शेड्यूल के अंदर इसकी एप्लीकेबिलिटी है। और कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के अंदर और क्या चीज़ें हैं हमारा, इसमें चैप्टर 8 है। इसमें मैंने चैप्टर डिफरेंट डिफरेंट बताया आपको। मैंने ये तो चैप्टर बताया, इसका चैप्टर हमारा एप्लीकेबिलिटी का चैप्टर 3 में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड डिफाइन कर रखा है। चैप्टर 4 के अंदर एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये डिफाइन कर रखा है। चैप्टर 5 में ग्रेचुटी डिफाइन कर रखा है। चैप्टर 6 के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट डिफाइन कर रखा है। चैप्टर 7 के अंदर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट जो डिफाइन कर रखा है। यानी पूरे जो ये चैप्टर बना दिए गए हैं जो 9 एक्ट थे। और चैप्टर 8 के अंदर सोशल सिक्योरिटी एंड सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, वो उसके अंदर डिफाइन कर रखा है चैप्टर 8 के अंदर। और चैप्टर 9 के अंदर सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने डिफाइन किया। यानी टोटल 9 चैप्टर के अंदर ये डिवाइड हो रखा है हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड। और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो हमें माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो एट पार विद अदर वर्कर्स सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ इंडियन रुपीज़ 18,000 हमारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं माइग्रेंट वर्कर को। अब इसमें वॉलेंट्री कवरेज ऑफ EPF और ESIC तो इन द सिमिलर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड मेजॉरिटी ऑफ वर्कर एग्रीज। इसमें ये भी कर दिया आपको वॉलेंट्रीली भी आप इसमें ESIC और PF का कवरेज ले सकते हैं। ये तो कि इसके अंदर वॉलेंट्री के बाद बताया है कि 4 नंबर। और हमारा सोशल सिक्योरिटी की हाइलाइट्स में ग्रेचुटी के बारे में बताता हूँ। जो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर वर्कर जो वर्किंग जर्नलिस्ट है जो रिड्यूस टू 5 to 3 years कर दिया। जो जर्नलिस्ट के लिए जो नॉर्मली सबके लिए 5 साल की ग्रेचुटी की लिमिट होती है, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए इसकी 5 से 3 years उसकी हमारी लिमिट कर दी गई है। और जो ग्रेचुटी का जो पेड करने का टर्म फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट टर्म है, देयर इज नो कंडीशन फॉर मिनिमम सर्विस पीरियड टू अवेल बेनिफिट। यानी इसकी जो एक्ट के करने को मिनिमम जो सर्विस अवेल करने की कोई इसमें हमारी कोई कंडीशन नहीं है। और एक चीज़ और इसमें डाली गई है, जो जो वुमेन है जो एंटाइटल्ड होती है हमारी मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर, और वो एंटाइटल्ड है किसके लिए, मेडिकल बोनस के लिए, कि जो कि 3,500, जहाँ पे प्री नेटल और पोस्ट नेटल कन्फाइनमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर्स, और जिसकी अपर लिमिट भी अमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हो चुकी है। और इसमें एम्प्लॉयज़ में क्या कौन कौन इंक्लूड होते हैं वो भी बताया जाएगा। इसमें 7 के अंदर मैं बता रहा हूँ, एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय एस्टैब्लिशमेंट आइदर डायरेक्टली और थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर, दोनों कवर होते हैं, टू डू
एनी स्किल्ड, क्या स्किल्ड काम करें, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लैरिकल और एनी अदर वर्क आर डिपेंडेंट ऑन वेस्ट सीलिंग। मतलब आपकी वेस्ट सीलिंग है, जो वेस्ट सीलिंग, जिस एक्ट के लिए जो वेस्ट सीलिंग है, उस वेस्ट सीलिंग के हिसाब से हमारी जो होती है वेस्ट सीलिंग के हिसाब से, इसमें ये नहीं डिफाइन करना है कि कोई मतलब पढ़ा लिखा आदमी है कि लेबर है, लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है, स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, ऑपरेशनल हो, सुपरवाइजरी कैटेगरी का हो, मैनेजरियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, टेक्निकल हो, क्लैरिकल हो, और किसी तरह का भी वर्क करता हो, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट सीलिंग। अगर वेस्ट सीलिंग से बाहर जाता है तो वो बाहर हो जाता है, जो कि हर के लिए वेस्ट सीलिंग डिफाइंड की जा रही है। अब इसमें एम्प्लॉयर कौन कौन होता है, एम्प्लॉयर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एम्प्लॉयर में कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिजीज एम्प्लॉयर वो भी बन जाता है अपने। अगर आपका डिजीज एम्प्लॉयर, अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी एम्प्लॉयर अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर लिमिटेशन जो है, रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड अंडर द ईपीएफ एक्ट, नो लिमिट वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर असेसमेंट एंड इंक्वायरीज। अब इसकी तो कोर्ट जो लिमिटेशन है 5 ईयर्स की रिकवरी असेसमेंट फॉर इंक्वायरी फॉर ईपीएफ, वो 5 ईयर्स है हमारी लिमिटेशन, 5 ईयर्स की कर दी है, किसके लिए, हमारे ईपीएफओ के लिए। और ईएसआईसी में जो पीरियड फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी है फॉर ईपीएफओ ड्यूज के लिए 2 ईयर्स है ईपीएफओ के लिए। और हमारा पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में ऑल्सो भी मेड आउट ऑफ सीएसआर फंड वेयर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड, यानी ये सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है इसके अंदर। और की हाईलाइट्स में क्या क्या आ सकती है इसके अंदर, की हाईलाइट्स में ये आ सकता है, देखो हमारा सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो फंड करेगा फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या सीएसआर से फंड होगा। और फाइन कलेक्टेड थ्रू कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, आपने देखा होगा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के अंदर बहुत सारे फाइन्स होते हैं। अगर ऑफेंस को कंपाउंड करने में जो फाइन भरा जाता है वो भी सारा का सारा इसका फंड का सोर्स है। सोशल सिक्योरिटी फंड जो होगा हमारा, इसके अंदर एक सोशल सिक्योरिटी फंड बन रहा है। सोशल सिक्योरिटी फंड के अंदर जो जहाँ से कि सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स और गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर को जब जो आप सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, वो सारी हमारी यहाँ से फंडेड होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सीएसआर, और फाइन कलेक्टेड थ्रू कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। और क्रैचेस, अब इसमें क्रैचेस के बारे में बता रहे हैं कि प्रोवाइड दैट एवरी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे वेयर 50 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर शैल प्रोवाइड फॉर क्रैचेस फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 ईयर एंड लेस। अगर 6 साल और 6 साल कम के बच्चे के लिए आपको क्रैचेस बनाने पड़ेंगे अगर एम्प्लॉय के आपके क्रैचेस हैं। बट कोड प्रोवाइड फॉर कॉमन क्रैचेस, कॉमन क्रैचेस के लिए बोला जाता है। अब एक इसमें कैरियर सेंटर के बारे में डिफाइंड है, इट हैज़ बीन मैंडेटरी फॉर ऑल द एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन टू रिपोर्ट द वैकेंसी पोजीशन इन देयर एस्टैब्लिशमेंट टू द कैरियर सेंटर। यानी एक कैरियर सेंटर का इसमें एस्टैब्लिशमेंट होने वाला है, जिसका मतलब एस्टैब्लिश्ड होगा, उसके अंदर आपको जो भी वैकेंसी होगी आपको कैरियर सेंटर को देनी होगी, जिसके पास भी 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। और ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, ऑनलाइन आपके रहेगी। अब इसमें आधार कार्ड इसका मेन हो गया, और रिक्वायरमेंट ऑफ आधार कार्ड बाय फॉरेन एम्प्लॉयर एंड एक्सपेडिटेड, दोनों के इसका भी आधार कार्ड का कंपलसरी कर दिया गया। ये हमारा सोशल सिक्योरिटी का है। बाद में और भी मैं आगे डिस्कस कर सकता हूँ इसमें, जैसे कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ये अलग कोड है। हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने जो बता दी, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी जो एक नई चीज़ इसमें देखो इंट्रोड्यूस हो, कैरियर सेंटर है, क्रैचेज है, ये चीज़ें नहीं आई हो, जैसे गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम आई गई है। तो इन सबको इसके में कवर किया, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। मैंने बस नटशेल में बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या कवर होता है। और ये आगे हम, अगर आपको डिटेल में देखना है इसके लिए आगे कम 7-8 या वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। और तब के लिए थैंक्स। आप ये पूरा एक बार गो थ्रू हो जाइए, अगर आप गो थ्रू हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर कौन कौन से एक्ट आ गए और उस एक्ट की मतलब कवरेज कैसे है, मतलब किस तरह से एप्लीकेबिलिटी बनती है, सब आपको पता चल जाएगा। अभी एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।